नमस्कार, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी किड्स। हैप्पी संडे मॉर्निंग हमारे सारे व्यूअर्स को। और हम ये आशा करते हैं कि आप जहां भी हैं सुरक्षित हैं और अपनी फैमिली के साथ बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। अक्सर टीचर्स, मैं भी उसमें फॉल होती हूँ, ये सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को इंस्पायर कर रहे हैं, पर इन रिटर्न ऐसा हो जाता है कि ये बच्चे ही हमें इंस्पायर कर देते हैं। और आज एक ऐसी ही स्टोरी लेकर आपसे जुड़ रही हूँ। मेरे ही स्टूडेंट से आज रूबरू होने जा रही हूँ। और हाँ, आज जिस मुकाम पर वो हैं, हालांकि वो इतने बड़े नहीं हैं, 11 साल के ही हैं, लेकिन उन्हें देखकर मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है और लगता है कि मुझे भी इन चीज़ों को अपने दिनचर्या में ऐड करना चाहिए। तो चलिए मुलाकात करते हैं आज के गेस्ट के साथ। मेरे साथ वीएनएम टीवी किड्स के स्टूडियो में आज मौजूद है पलाश जोशी। हाय पलाश। हेलो मैम। पलाश जो हैं ये ग्रेड 7 में पढ़ते हैं। ये बिलाबोंग हाई इंटरनेशनल स्कूल के स्टूडेंट हैं और ये 11 वर्ष के हैं। आपको सुन के ताज्जुब होगा और होना भी चाहिए कि 11 साल के पलाश जो हैं ये ऑलरेडी 2 बुक्स लिख चुके हैं और तीसरी बुक लिखने का जो प्रोसेस है वो इनका जारी है। मैं आपको बता दूं कि पलाश की सबसे पहली किताब ब्रिक बुक पब्लिकेशन के अंडर रिलीज हुई है और वो किताब का नाम था द लॉस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ सीक्रेट नॉलेज। और उसके बाद उन्होंने रिलीज की, उन्होंने लिखी है किताब द लॉस्ट यूनिवर्सिटी पार्ट 2 जो ऑनलाइन अवेलेबल है। और ये किताब को लिखने के बाद उन्हें जो रिवॉर्ड्स मिले हैं वो भी मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी। समर बुक राइटिंग फेस्टिवल इंडिया 2023 के अंडर उन्होंने अर्न किया है पब्लिश्ड ऑथर का रिवॉर्ड, उसके साथ साथ इमर्जिंग ऑथर का रिवॉर्ड। और ये बुक पब्लिश होने के बाद जो इन्हें रॉयल्टी मिलती है, जो पब्लिकेशन इन्हें रॉयल्टी देता है, उस रॉयल्टी का जो अमाउंट है इन्होंने सनशाइन एजुकेशन फाउंडेशन को डोनेट किया है बच्चे की एजुकेशन के लिए, बच्चों की एजुकेशन के लिए। तो आई एम सो प्राउड ऑफ यू पलाश। और हर वो स्टूडेंट जब ऐसा कुछ काम करता है और ऐसे मुकाम पे पहुंचते हैं तो वो टीचर जो है बहुत खुश होती है जिन्होंने आपके पीछे योगदान दिया है, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो। लेकिन हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है जब मुझे पता है कि मेरा पलाश इतना अच्छा काम कर रहा है। तो सबसे पहले पलाश आपसे जुड़ेंगे और पूछना चाहेंगे कि आपने जो ये किताब लिखने का थॉट जब आपके दिमाग में आया तो वो थॉट कैसे आया और किसने आपको मोटिवेट किया? तो जब कोविड का समय था तो मेरे पापा और मम्मा मुझे एक थोड़े से सेशंस में डालते थे वोकैबुलरी इनहांस करने के लिए और फिर मेरी स्पीकिंग स्किल्स। तो एक ऐसा सेशन था जिस पेरेंट ऑफ में जब मैंने रस्किन बॉन्ड को सुना था। उससे मेरी इंस्पिरेशन थोड़ी और बूस्ट हुई क्योंकि मैंने बुक भी लिखा था। आई थिंक कुछ टाइगर का था एक बुक। तो उन्होंने ऑलमोस्ट 100 बुक्स देखा था, उसमें से एक विनर था और मैं नहीं हो पाया, पर उनके बारे में सुना कि कैसे अच्छे से लिखना है बुक। तो एक रीजन ये था जिससे मेरा इंस्पिरेशन बूस्ट अप हुआ। राइट। दूसरी बात थी कि मेरे मम्मा और पापा जब मैं छोटा था तो बहुत सारे बुक्स लेके आते थे। और फिर जब मैं 3rd में आया तो मैं अपने खुद के कहानी बताने लगा अपने टीचर्स, अपने क्लासमेट्स और पेरेंट्स, सिबलिंग्स एंड फ्रेंड्स। जी। तो इसने आपको मोटिवेट किया है। तो आपने जो ऑनलाइन सेशंस अटेंड किए, आई थिंक आपने कोई वोकैबुलरी क्लासेस भी अटेंड किए और ये सब चीज़ों ने आपको मोटिवेट किया। और स्टोरी बनाना आपको अच्छा लगता था और आई थिंक वहाँ से आपने इनिशिएट किया। अक्सर हमने देखा है कि जिन बच्चों को किताबें लिखने का शौक है वो बहुत अच्छे स्टोरी टेलर्स होते हैं बचपन से। और हाँ, उनके पीछे कहीं ना कहीं तो नहीं, पर उनके पीछे ज़रूर उनके पेरेंट्स का हाथ और सपोर्ट रहा है। और आपके केस में भी वही चीज़ हुई है पलाश। आपने कहा ग्रेड 3rd से आपने राइटिंग लिखनी स्टार्ट किया और आपका इंटरेस्ट डेवलप हुआ। स्टोरी टेलिंग ग्रेड 3rd से स्टार्ट किया। ओके, लेकिन जब आपने ये स्टार्ट किया, ये कौन से, अच्छा तो फिर अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपने ये लिखना
आपने जब ये लिखने का सोचा तो वो कौन से एज से आपने स्टार्ट किया लिखना? और दूसरी बात कि लिखने के बाद आपको अपने अंदर जब आप रीड करते हैं या आप जर्नलिंग करते हैं या फिर आप अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करते हैं, ये सब कंसिस्टेंटली करने के बाद आपको अपनी पर्सनालिटी में क्या चेंज लगा? तो मैंने ये लिखने का आइडिया सोचा था 4th ग्रेड में था जब मैं मेरा छोटा भाई संजय आया था विजिट के लिए मेरे घर, तो मैं उसके साथ कॉमिक्स बनाता था। अच्छा। फिर उसके बाद जब मुझे राइटिंग का शौक आने लगा तो मैं अपने क्लास में ही डिस्ट्रीब्यूट करने लगा, थोड़े से उनके विचार लेने के लिए अपने क्लासमेट्स के। अच्छा। तो जब 6th में मैं आया तो स्कूल ने हमें एक अपॉर्चुनिटी दी ब्री बुक्स पब्लिकेशन के अंडर कि एक बुक लिखो जी। तो मैंने अपनी बुक द लॉस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ सीक्रेट नॉलेज लिखा। उसमें से मेरे 15 बुक सोल्ड हुए थे, 1000 व्यूज आए थे और उसमें 5 स्टार मिला था उसको। ओके, अमेजिंग। और ये जो आपने पूछा क्वेश्चन कि आपको कौन से फीलिंग्स आते हैं जब आप चेंज देखते हैं आप? जी। तो जब भी मैं लिखता हूँ तो जब जो नेक्स्ट सेंटेंस आ रहा होता है तो मैं उसके सोच में रहता हूँ, और जब मैं उसके बारे में सोचता हूँ कि मैं खुद अमेज हो जाता हूँ कि मैं ये कैसे सोचा, और फिर मैं उसके अंदर और डीपर पॉइंट्स लेके आता हूँ, जिससे मेरी ये किताब इतनी लंबी है। अच्छा, कितने पेजेस की आपकी ये किताब पला? 135 पेजेस की है। और ये किताब लिखने में आपने जब भी लिखी है उस समय आपने किसकी मदद ली थी, अगर आप बताएं तब? किसी के भी नहीं। किसी की मदद नहीं? आपके पेरेंट्स की नहीं? मैंने एक की ली थी, मेरे दोस्त की, कैरेक्टर्स के नाम के लिए। ठीक है। और आपकी ये किताब की जो स्टोरी है, अगर ब्रीफ में आप बताएं कि ये क्या स्टोरी है और किस बारे में है? तो ये 11 टीममेट्स होते हैं जिनको एक ऐसा ये मैंने थोड़ा सा इंस्पिरेशन गॉडजिला एंड कॉन्ग से भी लिया है, क्योंकि जब गॉडजिला आता है तो वहाँ पे रेडिएशन होता है जी। तो उनको इंडियन ओशन में कुछ रेडिएशन मिलते हैं, तो फिर जब वो रेडिएशन मिलते हैं तो वो ढूंढने जाते हैं। वहाँ पे पता चलता है कि ये रेडिएशन जब तक्षशिला यूनिवर्सिटी द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी जब बनी थी तब की है। और ये चमत्कार की बात है क्योंकि एक रेडिएशन 75 इयर्स तक ही रहता है। तो इस रेडिएशन का एक सैंपल लेकर उनको पता चला, और एक स्क्रिप्ट भी मिली जो संस्कृत में थी। उनके पास एक ट्रांसलेटर भी था, और पर वो ट्रांसलेटर वेस्ट में गया, और फिर उनकी एक टीममेट थी जिसने वो ट्रांसलेट कर बताया कि नॉर्थर्न इंडिया में है सारे क्लूज। पर तभी उनका फ्लिप होता है बोट, तो वो रामेश्वरम में आ जाते हैं। अच्छा। वहाँ पे एक नया कैरेक्टर मिलता है। अच्छा। जिसमें जो 11th में आ जाता है। तो फिर वो उनकी मदद करता है, और ऐसा पता चलता है कि उसने मेडिटेशन में वो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किया था, जिसके हम बारे में बात करेंगे जी। तो फिर वो गवर्नमेंट से पूछते परमिशन टू इन्वेस्टिगेट, क्योंकि जैसे एग्जांपल देता हूँ कि इजिप्ट के क्लियोपैट्रा टूम को फाइंड करने में गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए होती है, वैसे इनको इन्वेस्टिगेट करने की भी परमिशन चाहिए थी। 3 साल के बाद वो जाते मतलब नॉर्थर्न इंडिया में, वो सारे नॉर्थर्न इंडिया पर देख लेते पर हिमाचल प्रदेश को नहीं। अच्छा। हिमाचल प्रदेश पे जाते हैं वो। तो जब वो हिमाचल प्रदेश में पहुंचते हैं तो फिर वो एक सिंक होल में गिर जाते हैं। अच्छा। सिंक होल में जब गिरते हैं तो वो सबसे फास्टेस्ट वेलोसिटी पर गिरते हैं इन द वर्ल्ड। तो फिर 3 इंजर्ड हो जाते हैं, पर वो फिर वापस ठीक हो जाते। फिर उनको एक ये जो लॉस्ट यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ वो मिलती है, शिक्षा सागर, ओशन ऑफ विजडम। तो फिर जब वो अंदर जाते हैं तो उनको हर जगह बुक्स ही दिखाई देते, बुक्स एंड बुक्स, दीवार भी, डोर भी और सीलिंग भी। अच्छा। तो फिर एक ऐसा बुक होता है जो फ्लोट कर रहा होता है। okay. तो उसको जाते हैं और वो एक कट सीन में जाते हैं जैसे मूवीज में होते हैं। right. तो फिर जब वो फाउंडर है देवानकल्प उसको सब कुछ बता देते हैं। तो फिर वो जाते हैं अंदर।
तो फिर उनको मिलता है आई थिंक आर्ट सेक्शंस मिलते उनको, जिसमें से उनको सबसे डरावना 2 लगे थे। द इनफाइनाइट रूम ऑफ डेथ, क्योंकि उसमें आपको आंसर सही से करना होता है, वरना पनिशमेंट होती है कि यूनिवर्सिटी और नीचे जाती है, इसलिए इतना नीचे थी वो। ओके राइट। तो जब और एक और थी जिसमें 5133 रूम्स थे, चैम्बर्स लाइक द मेज था। तो जब वो जाते अंदर, वो पहले रूम को देखते हैं जो एंट्रेंस हॉल होता है, तो फिर वो सब नॉर्मल होता है। तो 3 होते लोग जो 5333 रूम्स ऑफ चैम्बर में चले जाते हैं। तो वो ऐसे भटकते हैं, और फिर जब देवानकल्प आता है तो फिर उनको वापस रीड करता है, और जब वो वापस आते हैं तो उनको ऋषि देता है। ऋषि एक कैरेक्टर का नाम है जो रामेश्वरम में भी था, जो यहाँ पे आया है। सो इट इज ऑल अबाउट अ सीक्रेट यूनिवर्सिटी जिसके बारे में किसी को पता नहीं है, और जब ये लोग सब जाके वहां पर मिल जाते हैं तब ये सारी चीजें वो लोग ढूंढते हैं, और फिर बाद में इन्हें पता चलता है कि उसका सीक्रेट क्या है। अमेजिंग बुक है पलाश, और मैं ऑडियंस में जो भी हमें सुन रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी, द लॉस्ट यूनिवर्सिटी पब्लिश्ड हो रखी है ब्रिक बुक्स के, अगर आप साइट पे जाके भी देख सकते हैं। और द लॉस्ट यूनिवर्सिटी पार्ट 2 जो है वो भी ऑनलाइन अवेलेबल है अगर आप पढ़ना चाहें तो। पलाश, ये डिजिटल एरा है और आपसे ज़्यादा अच्छा इसे कोई नहीं जानता। आप देखते होंगे कि अक्सर अपने फ्रेंड सर्कल में, फैमिलीज में बच्चे ज़्यादातर डिजिटली अपने आप को कनेक्ट रखते हैं। इस समय में अपने आप को किताबों से जोड़ना कितना मुश्किल है, कैसा लगता है आपको? तो किताबों से जोड़ना डिजिटल एरा में मुश्किल इसलिए है क्योंकि टीवी और जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं वो हमें अट्रैक्ट करते हैं। तो रीडिंग तो आउट ऑफ ऑप्शन होता है हमारे लिए, क्योंकि हमें एंटरटेनमेंट चाहिए होता है, और जो एनिमेशन होता है वो रीडिंग से ज्यादा एंटरटेनिंग होता है, क्योंकि मैंने ये भी एक्सपीरियंस किया है जी। तो फिर जब बुक्स को कैसे कनेक्ट करने का ये था ना सवाल, तो आप अपने आप को बुक से ऐसे कनेक्ट कर सकते हो कि अगर आपके पास टफ टाइम जा रहा है और आप एक बुक उठा लिया आपने, क्योंकि आपको टीवी देखने का मन कर रहा, आप इतने डिप्रेशन में हो, तो आपने वो बुक की, फॉर एग्जांपल से द मंक हू सोल्ड हिज फरारी, वो उसको पढ़कर आप अपने लाइफ में और चेंजेस लेके आ सकते हो, और वो चेंजेस से आप बुक रीडिंग हैबिट में आ सकते हो। पर ये मैंने बात किया कि अगर वो इमोशनल हो, पर अगर वो इमोशनल नहीं है तो उनको एक ही तरीका हो सकता है, उनको अपने आप से लेके आना पड़ेगा चेंज। हम उनको थोड़ा सा ऐसे परस्यू कर सकते हैं, वरना उनकी आइडिया है, क्योंकि एक थॉट होता है ना, वी कैन ओनली चेंज आवरसेल्फ, नॉट द पीपल अराउंड अस। करेक्ट, वेरी ट्रू। बहुत सही आपने बताया कि हाँ, किताब लेकर बैठना ऑप्शन जो है वो पर्सनल है, अगर आप उसमें इंटरेस्ट दिखाते हैं। और आई थिंक कहीं ना कहीं ये हम हमारे पेरेंट्स से भी सीखते हैं। अगर हमारे घर के एनवायरनमेंट में हमारे पेरेंट्स जो हैं वो खुद अगर किताबें लेके बैठते हैं, जब भी फ्री टाइम मिले तब फोन ना उठाएं और बुक्स रीड करें, तो बच्चे भी देखते हैं, और कहीं ना कहीं बच्चे खुद भी मोटिवेटेड फील करते हैं, तो वो भी किताबें लेकर बैठने की कोशिश करते हैं। तो हाँ, यहाँ पर बहुत बड़ा रोल जो है वो पेरेंट्स का है, एजुकेटर्स का है। लेकिन आजकल बच्चों के इंटरेस्ट भी अलग अलग हैं, तो कुछ बच्चे रीडिंग अच्छा लगता है तो वो करते हैं, कुछ किसी को अच्छा नहीं लगता है तो वो किसी और फील्ड में आगे बढ़ता है। पर आपने बिल्कुल सही कहा कि ये खुद की चॉइस है, अगर आप चाहें तो आप कर सकते हैं। और बहुत सारी ऐसी सेल्फ हेल्प स्किल्स के ऊपर किताबें हैं जो हमें ये समय में, क्योंकि कोविड के बाद आई थिंक आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि बच्चों की इमोशनल आउटलेट में बहुत सारा फर्क आ गया है, नहीं बच्चे एक्सप्रेस कर पाते इतनी सारी चीज़ों को। तो शायद ये किताबें जब वो पढ़ते हैं तो वो मोटिवेटेड फील करें और अपने अंदर बदलाव लाने की कोशिश करें, और ऐसे किताबों की तरफ अट्रैक्ट भी हो सकते हैं। अगर आपको बुक के अंदर इंटरेस्ट नहीं आ रहा और ये डिजिटल है,
तो आप अपने आप को आप टीवी को एक लिमिटेड टाइम रख सकते हो और लिमिटेड बुक पढ़ने का भी, जिससे वो बैलेंस हो जाए। तो इक्वल टाइम आप दें उनको, ऐसा नहीं कि भी टीवी ज्यादा हो और किताबों को समय ना मिले। सबको अलग अलग चीजों को, एक्टिविटीज को हमें समय देना चाहिए और उसे कंसिस्टेंटली परफॉर्म करना चाहिए, तभी आई थिंक आपका इंटरेस्ट उसमें जागरूक रहेगा और आप अच्छा फील करेंगे। पलाश, थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुछ मैसेज देना चाहेंगे आपके फ्रेंड्स को या अपने पीयर्स को, किसी को भी, या हमारी ऑडियंस जो हमें देख रही है आज? आप सबको बुक पढ़ने का हैबिट डालना चाहिए, जिससे आपकी रीडिंग हमारे लाइफ में एक बहुत इम्पोर्टेंट है। और वो हम अगर आपने उसको एक बार ले लिया, मतलब आपने पढ़ना चालू कर लिया, तो आपकी वो हैबिट बन जाती है, वो लाइफ तक जारी रखती है। अगर देखो जॉब का ले तो जॉब तो हम छोड़ सकते हैं, पर रीडिंग नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वो कंटिन्यू होती है। वो उससे हमारी क्रिएटिविटी बढ़ती है, इमेजिनेशन बढ़ता है, वोकैबुलरी बढ़ती है, स्पीकिंग स्किल्स बढ़ती है। रीडिंग करो और मोस्ट इम्पोर्टेंटली मेंटल एक्सरसाइज तो हो रहा है, फिजिकल एक्सरसाइज भी तो चाहिए। बुक पढ़ ऐसे बैठे नहीं रहना चाहिए, हमें थोड़ी सी फिजिकल एक्सरसाइज करनी है। तो आप कभी एक्सरसाइज कर टीवी एक्सरसाइज और बुक लिमिटेड आप का टाइम रख सकते हो, आप लिमिटेड टाइम, उसको तीनों लगाओगे तो बैलेंस लाइफ होगी। राइट। मतलब कोई भी चीज करनी है तो हमें सोच के करनी है, बैलेंस करके करनी है। हम जहाँ हम अपनी थिंकिंग स्किल्स हैं, हमारी मेंटल स्किल्स को जहाँ हम तवज्जो देते हैं, साथ साथ में फिजिकल एक्टिविटीज भी करना है। ऐसा नहीं है कि हम बैठे हैं एंड वी आर गेनिंग वेट और क्योंकि हम किताब पढ़ रहे हैं तो हमारी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही, ये एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। हर चीज को हमें बैलेंस में काम करना है, हर चीज के साथ। थैंक यू सो मच पलाश हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपकी 3rd बुक जो आप लिख रहे हैं उसके लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। जल्दी ही आपकी किताब बाहर आए और हम सब एक्साइटेड हैं पढ़ने के लिए, और आपको VNM परिवार की ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। और आप सभी का जो स्क्रीन के उस साइड बैठे हुए हैं, आप सभी का बहुत बड़ा थैंक यू। हर हफ्ते आप हमारे साथ इसी तरह जुड़ते हैं, बस आगे भी जुड़ते रहें। इसके लिए VNM TV किड्स का YouTube चैनल है, इसे प्लीज सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह हर हफ्ते हमारे साथ जुड़ते रहें। नमस्कार।